साथियों, कोई भी इंसान अपना लक, अपना भाग्य साथ लेकर के नहीं आता है। इस जमीन पर अगर आप आए हैं तो आपको अपना लक और अपना भाग्य खुद बनाना पड़ता है। साथियों, मैं सौरभ निषाद आप सभी का स्वागत वंदन अभिनंदन करता हूं अपने फेसबुक आईडी सौरभ निषाद जाफरगंज और यूट्यूब चैनल निफ्टी 2.0 पर। साथियों आपको पता है, जैसा कि आप सभी को पता होगा कि हमारे यूट्यूब चैनल और फेसबुक आईडी पर आप सभी के लिए रेलवे की साइंस पढ़ाई जा रही है। रेलवे एग्जाम्स के लिए, चाहे आप रेलवे का कोई भी एग्जाम देते हैं, रेलवे एलपी टेक्नीशियन, रेलवे ग्रुप डी, रेलवे एनटीपीसी या रेलवे संबंधित जितने भी आपके एग्जाम्स होते हैं साथियों, उसमें से कम 10 से 15 क्वेश्चन साइंस के पूछे जाते हैं। इसलिए हम साइंस की सीरीज लेकर के आपके सामने आते हैं प्रतिदिन। साथियों, आज हम आपको पढ़ाएंगे सदिश और अदिश राशि। सदिश राशि किसे कहते हैं, पहला पॉइंट। साथियों ध्यान देंगे, ऐसी राशियां जिनमें परिमाण के साथ साथ दिशा का ज्ञान हो। जिन राशियों में परिमाण के साथ साथ दिशा का ज्ञान होता है उन राशियों को सदिश राशि कहा जाता है। परिमाण के साथ साथ दिशा का ज्ञान हो तथा सदिशों के योग नियम का पालन करती है। सदिशों के योग नियम का पालन करती है। तो साथियों, ऐसी राशियां जिनमें परिमाण के साथ साथ दिशा का ज्ञान होता है उन राशियों को सदिश राशियां कहा जाता है। उदाहरण के लिए आपको बताना चाहेंगे, जैसे अगर हम एग्जाम्पल देना चाहते हैं तो आप बताएंगे तोरण। तोरण सदिश राशि है। विस्थापन साथियों सदिश राशि है। वेग सदिश राशि है। बल सदिश राशि है। संवेग, आवेग, साथियों ऐसी राशियां क्या हैं, ये सदिश राशियां कहलाती हैं। कारण क्या है, विस्थापन हो गया, वेग हो गया, बल हो गया, संवेग हो गया, आवेग हो गया या त्वरण हो गया, ये सभी राशियां साथियों सदिश राशियां हैं। क्यों? क्योंकि इन राशियों में परिमाण के साथ साथ दिशा का ज्ञान होना आवश्यक होता है। अगर हम आपको एग्जाम्पल देना चाहते हैं, जैसे कि विस्थापन की बात करते हैं, हम अगर कहें कि विस्थापन सदिश राशि है तो विस्थापन सदिश राशि क्यों है? साथियों जैसा कि हम बात करना चाहेंगे, विस्थापन कहते किसे, सबसे पहले पॉइंट इसकी बात करते हैं। विस्थापन का मतलब जैसे मान लेते हैं कि जैसे मानते हैं कि एक बालक है, ये बालक क्या करता, स्थान ए से स्थान बी तक जाता है, फिर स्थान बी से स्थान सी तक जाता है। ठीक है, अब पॉइंट ध्यान देंगे साथियों, अगर ये बालक क्या करेगा, पहले स्थान ए पर है, फिर स्थान बी पर जाए, फिर बी से क्या करे, स्थान सी तक जाए, तो ये विस्थापन वास्तव में नहीं है। विस्थापन का मतलब है ये बालक क्या करे, स्थान ए से डायरेक्ट स्थान सी तक जाए। जब बालक डायरेक्ट क्या करेगा, ए से बी पर न जाकर के, बल्कि सीधा क्या करे, स्थान ए से स्थान सी तक जाए, तब ये जो ए और सी के बीच की न्यूनतम दूरी है साथियों, तब उसी को विस्थापन कहा जाता है। ध्यान देंगे, विस्थापन का मतलब होता है किसी गतिशील वस्तु के द्वारा प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति के बीच की न्यूनतम दूरी। किसी गतिशील वस्तु के द्वारा प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति के बीच की जो न्यूनतम दूरी होती है उसको विस्थापन है। ठीक है, जैसे हमने मान लिया कि ए और सी के बीच की जो न्यूनतम दूरी है वो 5 मीटर है। अगर हम मान लेते हैं ए और सी के बीच की जो न्यूनतम दूरी है 5 मीटर, हमने कहा कि ए बी के बीच की दूरी 4 मीटर और बी सी के बीच की दूरी 3 मीटर।
अब ध्यान देंगे, ए को, ये जो बालक है इसको क्या करना है, सी तक जाना है। तो ए से सी तक जाने के दो रास्ते हैं। पहला रास्ता है पहले ए से बी तक जाएगा, फिर बी से सी तक जाएगा, जबकि दूसरा रास्ता है ये सीधा ए से सी तक जा सकता है। ठीक है, तो इसमें पॉइंट की क्या बात है, अगर ए से बी तक जाता है फिर बी से सी तक जाएगा, तब ये एक निश्चित दूरी नहीं है, एक निश्चित दूरी नहीं है। लेकिन जब ये बालक क्या करेगा, स्थान ए से स्थान सी तक जाएगा, तब एक निश्चित दूरी होगा। ए और सी के बीच में क्या होगा, ये जो निश्चित दूरी है इनमें एक दिशा का ज्ञान होगा। जैसे ध्यान देते हैं, अगर इसको हम लोग दिशा माने, प्लस का सिंबल बना देंगे, तो हम लोग बोलेंगे ए और सी किसी निश्चित दिशा में। जब क्या होगा, परिमाण तो पता है कि 5 मीटर की दूरी जा रहा है, परिमाण के साथ साथ अब ये भी पता चल रहा है ये जो बालक है स्थान ए से स्थान सी तक जब जाता है तो ए से सी किसी निश्चित दिशा में है। कहने का मतलब जब परिमाण के साथ साथ दिशा का ज्ञान होता है तब ऐसी राशि को सदिश राशि कहा जाता है। पॉइंट क्लियर है। अगर हम बात करते हैं बल की, बात करते हैं साथी, बल, बल बराबर होता है द्रव्यमान गुणे त्वरण। बल बराबर द्रव्यमान गुणे त्वरण। अगर हम कहें कि बल किसे कहते हैं, ठीक है, बल किसे कहते हैं, तो आप क्या बताते हैं, बल एक बाह्य कारक होता है जो किसी गतिशील वस्तु को विरामावस्था में या विरामावस्था की वस्तु को गतिशील अवस्था में लाने का प्रयत्न करता है। बल एक बाह्य कारक होता है जो किसी गतिशील वस्तु को विरामावस्था में या विरामावस्था की वस्तु को गतिशील अवस्था में लाने का प्रयत्न करता है। प्यारे साथियों, अगर हम बात करना चाहें, जैसे अगर हम मान रहे हैं कि द्रव्यमान है गुणे त्वरण, त्वरण कैसी राशि है, त्वरण सदिश राशि है साथी। कैसी राशि है, सदिश राशि। ध्यान देंगे, अगर कोई राशि क्या है सदिश और अदिश से मिलकर बनी है तब उस राशि को सदिश राशि माना जाता है, उसको क्या माना जाता है, सदिश राशि। लेकिन साथ ही एक बात आपको बताना चाहते हैं, कार्य होता है, कार्य, ठीक है, कार्य अदिश राशि है। जब आपसे पूछा कि कार्य कैसी राशि है तो आप बताएंगे कार्य अदिश राशि, ठीक। बल्कि कार्य बराबर अगर हम आपसे कहना चाहते हैं तो कार्य बराबर होता है, क्या होता है, बल गुणे विस्थापन होता है। बल गुणे विस्थापन को कार्य कहा जाता है, ठीक है। यहां पे ध्यान देंगे, बल और विस्थापन दोनों सदिश राशि है, जबकि कार्य कैसी राशि है, अदिश राशि, ठीक है। तो कार्य अदिश राशि है। ध्यान देंगे, अदिश राशि किसे कहते हैं, अदिश राशि ऐसी राशि जिनमें परिमाण के साथ साथ दिशा का ज्ञान न हो, परिमाण तो हो लेकिन दिशा का ज्ञान न हो। तो जिन राशियों में परिमाण हो लेकिन दिशा का ज्ञान न हो ऐसी राशि को अदिश राशि कहा जाता है। पॉइंट क्लियर है। अदिश राशि में जैसे आपको हो गया द्रव्यमान, द्रव्यमान कैसी राशि है, अदिश राशि है। क्यों द्रव्यमान अदिश राशि है भाई, जैसे क्या है, अगर हम ये कह दें, पॉइंट समझिए, जैसे अगर हम ये कहते हैं कि 10 kg राशन चाहिए, जब आप दुकान पे जाएंगे दुकानदार से बोलेंगे, मान लेते हैं कि 5 kg आटा चाहिए, आप दुकानदार से बोले दुकानदार साहब हमको 5 kg आटा दे दीजिए। हाँ, परिमाण तो आपने बोला कि 5 kg आटा दे दीजिए, लेकिन क्या दुकानदार से ऐसा कहेंगे कि इस आटे को उत्तर और दक्षिण दिशा में करके तौलिए? क्या ऐसा आप बोलेंगे? नहीं बोलेंगे, केवल परिमाण के बारे में बोलेंगे। ये नहीं कहेंगे दुकानदार जिस आटे को उत्तर और दक्षिण दिशा में करके तौलिए। तो क्या है, द्रव्यमान कैसी राशि है, अदिश राशि है, उसमें परिमाण है लेकिन दिशा का ज्ञान नहीं है। तो जिन राशियों में परिमाण होगा लेकिन दिशा का ज्ञान नहीं, उन्हें हम क्या बोलते हैं, अदिश राशि। साथियों, अगर हम बात करते हैं विद्युत धारा की, बात करते हैं, ये बहुत अपवाद राशि है विद्युत धारा। विद्युत धारा सदिश राशि है कि अदिश राशि, इस पर बहुत ही समस्याएं हैं, ठीक है। कुछ लोगों का मानना है कि विद्युत धारा सदिश राशि है, कुछ लोग कहते हैं कि विद्युत धारा अदिश राशि है, लेकिन जबकि साथियों विद्युत धारा वास्तव में है अदिश राशि। अगर आपसे आ गया कि विद्युत धारा सदिश राशि अदिश राशि, तो हम बताएंगे विद्युत धारा कैसी राशि है, कैसी राशि है, अदिश राशि है।
ठीक है। विद्युत धारा अदिश राशि है। साथियों एक ट्रिक आपको बताना चाहेंगे, ऐसी राशियां, जब भी राशियां हो, राशियों में क्या आ जाए, वह शब्द आ जाए, वह शब्द। अगर जिस भी राशि में वह शब्द आता है वो राशि सदिश राशि कहलाता है। लेकिन विद्युत धारा अपवाद है साथियों। विद्युत धारा में क्या होता है, परिमाण होता है, दिशा भी होता है, परिमाण भी होता है और दिशा भी होता है, फिर भी विद्युत धारा अदिश राशि माना जाता है। ठीक है। कारण क्या है, विद्युत धारा जो होता है सदिशों के योग नियम का पालन नहीं करता है। ठीक है। तो विद्युत धारा कैसी राशि है, अदिश राशि। ठीक है। कार्य कैसी राशि है, कार्य अदिश राशि है, कार्य अदिश राशि है। विद्युत धारा अदिश राशि है, द्रव्यमान अदिश राशि है, दूरी अदिश राशि है, दूरी, दूरी कैसी राशि है, अदिश राशि है। अगर हम बात करना चाहते हैं समय कैसी राशि है, समय अदिश राशि। पॉइंट क्लियर है। तो ये सभी राशियां अदिश राशि हैं और ये सभी राशियां कैसी राशियां हैं, सदिश राशियां। ठीक है। इसके बाद आपसे हम चर्चा करेंगे वस्तु की अवस्थाएं। साथियों साइंस की क्लास बहुत ज़्यादा नहीं होती है क्योंकि हम आपको रेलवे की तैयारी करवाएं, इसलिए रेलवे एग्जाम की दृष्टि से जितने महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं केवल हम आपको वही बताएंगे, बाकी एक्स्ट्रा जानकारी आपको नहीं प्रदान कर पाएंगे क्योंकि हमारा लक्ष्य है रेलवे के कंपटीशन एग्जाम को क्रैक करना, ना कि अपनी क्लास की पढ़ाई करना। तो साथियों दूसरा पॉइंट हम आपको बताएंगे गत वस्तु की अवस्थाएं। साथियों अगर हम बात करना चाहते हैं गति की दृष्टि से वस्तु की दो अवस्थाएं पाई जाती हैं। ठीक है। गति की अवस्था से पहला पॉइंट होता है गति अवस्था, दूसरा होता है विराम अवस्था, विराम अवस्था। गति अवस्था होता है और क्या होता है, विराम अवस्था होता है। गति अवस्था क्या है, गति अवस्था का मतलब साथियों होता है गति अवस्था, गति अवस्था का मतलब होता है जब किसी वस्तु में समय में परिवर्तन के साथ साथ उसके स्थान में परिवर्तन होता है। किसी वस्तु में क्या होता है, समय बदलने के साथ साथ वस्तु के स्थान में परिवर्तन होता है, तब वस्तु की अवस्था गति अवस्था मानी जाती है। पॉइंट ध्यान देंगे साथियों, जैसे अगर हम ये कह दें कि एक, मान लेते हैं कि एक पिंड है, एक पिंड है, ये पिंड क्या है, बिंदु ए पर है, फिर क्या होता है कुछ देर के बाद बिंदु बी पर यह पिंड पहुंच जाता है, फिर क्या होता है कुछ देर के बाद बिंदु सी पर यह पिंड पहुंच जाता है, और फिर समय बीतता है तो यही पिंड जो है बिंदु डी पर पहुंच जाता है। मान लेते हैं कि प्रातः 8 बजे क्या है, प्रातः 8 बजे ये पिंड जो है स्थान ए पर है, फिर क्या होता है प्रातः 9 बजे ये पिंड जो है स्थान बी पर पहुंच जाता है, फिर प्रातः 10 बजे ये पिंड क्या है स्थान सी पर पहुंच जाता है, फिर प्रातः 11 बजे ये पिंड जो है स्थान डी पर पहुंच जाता है। तो क्या होगा, समय बदलेगा, जब समय बदले, समय बदलने के साथ साथ होता है तब वस्तु की अवस्था गति अवस्था कही जाती है। पॉइंट क्लियर है। तो ये हो गया गति, ठीक है। लेकिन साथ में विरामावस्था भी जान लेते तो और बेहतर होता। विरामावस्था का मतलब होता है किसी वस्तु में समय परिवर्तन के साथ साथ उसके, प्यारे साथियों अगर हम जैसे बात करते हैं विरामावस्था का मतलब क्या होता है, समय बदले लेकिन वस्तु के स्थान में कोई परिवर्तन ना हो। ठीक है। जैसे अगर हम बात करते हैं हिमालय पर्वत की बात करते हैं, हिमालय पर्वत का नाम आप सभी लोग सुने होंगे। क्या हिमालय पर्वत समय बदलने के साथ साथ अपने स्थान को इधर उधर कर रहा है? नहीं कर सकता।
ठीक है। जो वृक्ष होते हैं समय बेशक बदलेगा लेकिन वृक्ष वहीं पड़ा रहेगा। ठीक है, जैसे हमारा बोर्ड है जिस पर हम पढ़ा रहे हैं, अब ये बोर्ड एकदम सेट कर दिया गया है। ठीक है, तो आज भी इस बोर्ड पर हम पढ़ा रहे हैं, कल भी बोर्ड पर पढ़ाएंगे, अगले दिन भी बोर्ड पर पढ़ाएंगे, तो ये बोर्ड यहीं पड़ा रहेगा। मतलब समय बदलेगा लेकिन इसके स्थान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो इसकी ऐसी अवस्था को हम क्या बोलते हैं? विराम अवस्था बोलते हैं। अब आपको पढ़ाते हैं गति के प्रकार। साथियों, गति के प्रकार में आपको बताएंगे गति 3 प्रकार की होती है। गति 3 प्रकार की होती है। गति के 3 प्रकार होते हैं। पहला होता है ऋजुरेखीय गति। ऋजुरेखीय गति, इसी को साथियों सरल रेखीय गति कहा जाता है। सरल रेखीय गति। दूसरा होता है वृत्तीय गति। वृत्तीय गति। और तीसरा पॉइंट आपका होता है दोलन गति। चलिए सर, सबसे पहले हम लोग सीखेंगे ऋजुरेखीय गति। ऋजुरेखीय गति क्या होती है? पॉइंट ध्यान देंगे। ऋजुरेखीय गति का मतलब होता है जब कोई पिंड या वस्तु एक सीधे मार्ग में जब कोई पिंड गति करता है तब उसकी गति को ऋजुरेखीय गति या सरल रेखीय गति कहा जाता। कोई भी पिंड जब सरल रेखा में गति करेगी, एक सीधे मार्ग में गति करती है, तब उसकी गति को क्या मानते हैं? ऋजुरेखीय गति या सरल रेखीय गति कहा जाता है। उदाहरण के लिए साथियों, ट्रेन की गति। ट्रेन की गति। ट्रेन की गति, आपसे प्रश्न आ जाएगा कि ट्रेन की गति किस गति का उदाहरण है? सरल रेखीय गति का उदाहरण है, वृत्तीय गति का उदाहरण है, कि दोलन गति का उदाहरण है, कि इनमें से सभी? 4 ऑप्शन आपके पास आ जाते हैं। तो जो ट्रेन की गति होती है, किसी वाहन की जो गति साथियों मानी जाती है, तो वाहन की गति कौन सी गति मानी जाती है? ऋजुरेखीय गति। आपसे कहते हैं बस की गति किस गति का उदाहरण है, तो आप बताएंगे बस की जो गति होती है वो ऋजुरेखीय गति या सरल रेखीय गति का उदाहरण है। ठीक है, अगर आप ध्यान देंगे कार की गति किस गति का उदाहरण है, तो कार की गति ऋजुरेखीय गति का उदाहरण है। साथियों, अच्छा एक प्रश्न आ जाता है कि जब कार मुड़ता है, कार जब मुड़ता है, किसी मोड़ पर कार को मोड़ा जाता है, तो कार पर कौन सा बल कार्य करता है? कार्य जब मुड़ता है, कार्य को मोड़ते समय कार्य के पहिए कार के बीच में कौन सा बल कार्य करता है? तो साथियों, जब कार को मोड़ा जाता है, किसी मोड़ पर कार मोड़ी जाती है, तो कार्य पर कौन सा बल कार्य करता है? अधिकेंद्र बल कार्य करता है। अधिकेंद्र बल। साथियों, अगर बात आती है कि सर ये अधिकेंद्र बल होता क्या है, ठीक है, तो ध्यान देंगे जब किसी वृत्त, जैसे क्या कर रहे हैं, जब कार मुड़ेगा तो वो वृत्ताकार कुछ मुड़ेगा। ठीक है, तो वृत्त के केंद्र की तरफ जब कोई बल कार्य करता है तब उस बल को अधिकेंद्र बल कहा जाता है। तो जब क्या होता है, कार को मोड़ा जाता है तो कार क्या करती है, एक वृत्तानुमा हल्का सा वृत्त बनाती है, और जब मुड़ती है तो केंद्र की तरफ एक बल आरोपित करती है। इसीलिए जो वाहनों के मोड़ने की गति होती है, उस गति में जब आपसे प्रश्न पूछ ले कि जब कार को मोड़ा जाता है या बस को मोड़ा जाता है, जब कार, फिलहाल पेपर में कार ही आता है, ठीक है, प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछा गया है, कार को मोड़ते समय कार्य पर कौन सा बल कार्य करता है? तो साथियों, कार को मोड़ते समय कार पर कौन सा बल कार्य करता है? अधिकेंद्र बल कार्य करता है। ये क्वेश्चन पेपर में कई बार आया हुआ क्वेश्चन। तो हमने बताया कि ऋजुरेखीय गति का मतलब होता है जब कोई वस्तु क्या करती है, सरल रेखा में गति करती है, तब उसकी गति को सरल रेखीय गति कहा जाता है, जैसे ट्रेन की गति और बस की गति। ठीक है, दूसरी गति है वृत्तीय गति। वृत्तीय गति का मतलब क्या होता है, कोई पिंड या वस्तु क्या करे, किसी वृत्तीय मार्ग में गति करे।
जब कोई पिंड या वस्तु वृत्तीय मार्ग में गति करता है तब उसकी गति को वृत्तीय गति कहा जाता है। उदाहरण के लिए प्यारे साथियों, घड़ी के सुइयों की गति, घड़ी के सुइयों की गति। अगर हम घड़ी के सुइयों की गति की बात करते हैं, आप सभी को पता है घड़ी की जो सुई होती है वो वृत्तीय गति करती है। घड़ी की सुई कौन सी गति करती है? वृत्तीय गति करती है। आपसे जब प्रश्न पूछा जाए घड़ी के सुइयों की गति किस गति का उदाहरण है, तो आप क्या बताएंगे? वृत्तीय गति का उदाहरण है इलेक्ट्रॉन की गति। साथियों, इलेक्ट्रॉन की जो गति होती है वो भी किस गति का उदाहरण होती है? वृत्तीय गति का उदाहरण होती है। कारण क्या है? प्रत्येक परमाणु का अपना एक नाभिक होता है। नाभिक साथियों प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन से मिलकर बना होता है। अब क्या होता है, प्रत्येक परमाणु क्या होता है? प्रत्येक परमाणु में क्या होते हैं? 4 कोष होते हैं, के कोष, एल कोष, एम कोष और एन कोष। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? इसे मान लेते हैं के कोष में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? इसी नाभिक के चारों तरफ वृत्तीय गति करते हैं। तो साथियों, इलेक्ट्रॉन की जो गति होती है, इलेक्ट्रॉन की गति वृत्तीय गति का उदाहरण माना जाता है। तो वृत्तीय गति में जो वृत्त के वृत्त पर गति करे, वृत्तीय मार्ग में गति करता है, उसी गति को वृत्तीय गति कहा जाता है। ठीक है, जैसे इलेक्ट्रॉन की गति तथा घड़ी के सुइयों की गति। ठीक है, ये कौन से उदाहरण है? वृत्तीय गति के उदाहरण है। अब तीसरा पॉइंट है दोलन गति। साथियों, यही पेपर में सबसे ज्यादा पूछा जाता है। दोलन गति ही पेपर में सबसे ज्यादा पूछा जाता है। दोलन गति, अगर दोलन गति की बात करते हैं तो साथियों अगर हम ऐसे बात करते हैं, दोलन गति, जैसे मान लेते हैं ये एक सरल लोलक है। ठीक है, बहुत से लोग जानते होंगे प्यारे साथियों, एक पेंडुलम वाली घड़ी आती है। एक पेंडुलम वाली घड़ी आती है, उस घड़ी की अगर हम लोग बात करते हैं, उसमें एक पेंडुलम, एक लोलक लगा होता है। ठीक है, ये लोलक क्या करता है? समय बदलेगा, समय बदलने के साथ साथ क्या करेगा? अपने एक ही मार्ग में बार बार गति करती है। जैसे अगर हम बात करें इस लोलक की बात करते हैं, तो ये लोलक क्या करेगा? एक बार इधर जाएगा, फिर इधर जाएगा, फिर इधर, इधर। कहने का मतलब लोलक क्या करेगा? एक ही मार्ग में बार बार गति करता है। समझिए, जब कोई पिंड या वस्तु क्या करता है? एक ही मार्ग में बार बार गति करता है, समय बदलने के साथ साथ एक ही मार्ग में बार बार गति करता है, तो उस गति को दोलन गति कहा जाता है। साथियों, अगर हम बात करते हैं घड़ी के लोलक की गति, घड़ी के लोलक की गति, आपसे प्रश्न कह दें कि घड़ी के लोलक की गति किस गति का उदाहरण है, तो आप क्या बताएंगे? दोलन गति। ठीक है, अगर आपसे कह दें झूले की गति, झूले की गति, साथियों झूले की जो गति होती है, झूले की गति दोलन गति का उदाहरण। ठीक है, कारण क्या है? कारण हम लोग जानते हैं। जैसे प्रश्न आपसे ऐसे कहेगा, एक लड़की झूला झूल रही है। साथियों पॉइंट समझिए, पेपर में कैसे प्रश्न आते हैं? पेपर में सीधा यही प्रश्न आता है कि एक लड़की झूला झूल रही है, तो लड़की में कौन सी गति? तो साथियों ध्यान देंगे, जैसे आप लोग जानते हैं कि जो झूला डाला जाता है गांव में, ठीक है, जो आप ये सर्कस वाला झूला, गोल वाला झूला देखते हैं, उसमें दोलन गति नहीं, उसमें वृत्तीय गति है।
ठीक है। जो मेले में झूला लगा होता है, जो क्या होता है, मेले में बड़े बड़े झूले बनाए जाते हैं, उस झूले की गति वृत्तीय गति है साथ, ठीक है। या जो बच्चे क्या करते हैं, एक झूला जो बनता है नीचे बच्चों को घुमाने वाला, वो भी क्या है, वृत्तीय गति का उदाहरण है। लेकिन प्यारे साथियों, जब आपसे प्रश्न कहेगा कि एक लड़की झूला झूल रही है, उस झूले में कौन सी गति है, तो प्यारे साथियों जो झूला है वास्तव में झूले में क्या होता है, दोलन गति होता है। कारण क्या होता है, जो वास्तविक झूला होता है, जो सही सही झूला होता है, झूले में क्या होता है, ऐसे पॉइंट बना होता है, ठीक है। झूला क्या करता है, एक बार जब क्या होगा, झूला एक बार पॉइंट ध्यान देंगे साथियों, जैसे झूले पर कोई बालक या बालिका बैठी है तो झूला एक बार एक दिशा में, फिर दूसरे दिशा में, फिर दूसरे दिशा से पहले दिशा में, फिर पहले दिशा से दूसरे दिशा में, दूसरे दिशा से पहले दिशा में। झूला क्या करता है, एक ही मार्ग में क्या करता है साथियों, बार बार गति करता है। तो अगर कोई भी पिंड या वस्तु एक ही मार्ग में बार बार गति करता है तो उस पिंड या वस्तु की गति को दोलन गति कहा जाता है। क्लियर है दोलन गति। जब आपसे प्रश्न कहेगा कि एक लड़की झूला झूल रही है, झूले में कौन सी गति है, तो प्यारे साथियों जब भी ऐसा प्रश्न आएगा तो आप केवल दोलन गति पर टिक मारेंगे, वृत्तीय गति पर कोई भी टिक नहीं मारेगा। जो भी वृत्तीय गति पर टिक मार देगा उसका उत्तर गलत हो जाएगा। तो साथियों आज की क्लास बस इतना ही रहने वाली है कि क्लास बहुत बड़ी हम नहीं करते हैं, आप सभी को पता होगा, क्योंकि हम जितना चीज़ें पढ़ाते हैं आपको उतनी चीज़ें याद हो जानी चाहिए। आपको तैयारी करानी हमारी जिम्मेदारी है साथियों। जय हिंद साथियों, थैंक यू। लगे रहिए हमारे यूट्यूब चैनल Institute 2.0 के साथ।